हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे फैक्ट सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत लिया है। आयोजन की बात की जाए तो नई दिल्ली में किया गया। विजेता की बात हो ही चुकी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और इस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उप विजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रहा, और इस टीम की कप्तान मैग लैनिंग थी। संस्करण यह दूसरा था, और इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब थोड़ा सा नोट देखिए यहाँ से दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता की टीम की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस रहा, और पहले संस्करण की उप विजेता टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रहा। ये पॉइंट भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, विजेता इसमें मुंबई क्रिकेट टीम रही। ये 42वां खिताब था दोस्तों। उप विजेता की बात की जाए तो विदर्भ रहा। इसमें मुंबई टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे थे, और विदर्भ टीम के कप्तान अजय वाडेकर थे। जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा डेनियल कोलिंस ने। डबल स्टार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन है हमारा, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विराट कोहली हैं। वह पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। कौन? शरत कमल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा। तो बीजिंग चीन में किया जाएगा। आगामी खेल प्रतियोगिता से क्वेश्चन है, एग्जैक्ट लोकेशन भी हम बीजिंग डाल दिए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ देखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये टोक्यो जापान में किया जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब, और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब। पूरी तरह से हम सारे क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो ये जर्मनी ने जीता है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन सारे क्लासेस के वीडियोस दोस्तों हमारे द्वारा इनके PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर अभी आगे हम लोग बात करेंगे उस पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 15वें ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, आयोजन इसका दक्षिण अफ्रीका में किया गया। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उप विजेता भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान ह्यूज वेवजेन थे, और भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों उदय सहारन थे। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं। तो रघुराम अय्यर हैं। और इसी के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे, यानी भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC की अध्यक्ष की बात की जाए तो PT उषा हैं। तो CEO रघुराम अय्यर हैं वर्तमान में, और अध्यक्ष PT उषा हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। दोनों आप लोग प्रिपेयर रखेंगे।
स्थापना कब हुई थी दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की? तो 1927 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने स्पोर्ट जगत से लगाए थे और पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज किए हैं। चलते आगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध यानी कि मिससेलेनियस का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से 10 में रहता है, आपका जीएस यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकेंड पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं, बिहार पुलिस व बिहार एसएससी का कंबाइन लगा हुआ है। नेक्स्ट पीडीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, जो कि हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। पाठ्यक्रम आप लोग जानते ही होंगे, आपका पूरा जीके आएगा ही, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर आएगा, आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस आएगा, आपका करंट आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एसएससी सीपीओएस एग्जाम 2024 के नाम से है, और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे दोस्तों आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों लास्ट में, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट और करें, इनका प्रिंट आउट आप लोग ज़रूर निकलवाएं। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों कुछ अच्छा आपको लोगों को भीड़ से अलग होकर हटके करना ही पड़ेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्या होता है कैल्सीफेरॉल? आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, बार ग्रीन टॉपिक है। विटामिन से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, और विशेषकर दोस्तों रासायनिक नाम और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी इस टॉपिक में हम पूरी तरह से मेंशन कर दें। सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर किया गया है। अगर इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो विटामिन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही दोस्तों क्वेश्चन आपके गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब एक तरफ विटामिन के नाम है, फिर रासायनिक नाम है, और कमी का प्रभाव यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे आप लोग जानते होंगे। इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी1 रासायनिक नाम थायमिन होता है, और इसकी कमी से वेरी वेरी होता है। जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों पाठ्यक्रम दिए गए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, पूरी तरह हमारे द्वारा दोस्तों लगभग कवर करवाया जा चुका है, और सब कुछ आपकी पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे दोस्तों जितने आपके ट्रेंड में हो सकते हैं, लेवल में हो सकते हैं, सबको हम पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिए हैं। आगे बढ़िएगा हम लोग। विटामिन बी2 के रासायनिक नाम की बात की जाए तो रिबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से किलोसिस होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता और चर्म जैसे रोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी6 तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी12, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। ये क्वेश्चन यहाँ से और बार बार बनता है, प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऐसे लिख करके बार बार पूछा था, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, तो विटामिन बी12 ही है। नेक्स्ट विटामिन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, रासायनिक नाम बार बार पूछा था, स्क्वारबिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, और इसकी कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमना। क्वेश्चन बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मदुरई तमिलनाडु में। एग्जैक्ट लोकेशन हमारे द्वारा डाल दिया था है। आपका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, फेवरेट एवरग्रीन टॉपिक है। यहाँ से बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जितने महत्वपूर्ण दोस्तों इमारतें हैं, मंदिर है, लोकेशन से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाता है। तो यहाँ पे एक सीट लगा दिया दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से अपडेटेड है। अगर इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, कैसे भी करके बार बार टिक लगा के, कोई रट्टा मार के किसी भी तरह से, या पीडीएफ लेके अंडरलाइन लगा के स्टडी करके, कुछ भी करके दोस्तों, अगर पीडीएफ इस सेट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मदुरई तमिलनाडु में। अब एक तरफ महत्वपूर्ण इमारतों में मंदिरों को नाम है, दूसरी तरफ लोकेशंस यानी स्थिति हमें बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे द्वारा डाल दिया था, ध्यान रखेंगे। शांति निकेतन ये कहाँ पे स्थित है? तो वीरभूमि पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप आप लोग बार बार पूछा ही जाता है, जानते हैं। रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। रायसेन भी ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका सूर्य मंदिर है दोस्तों, जिसे काला पैगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क ओडिशा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आप लोग जानते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है, या गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर आपका एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। और महाबलेश्वर मंदिर दोस्तों महाराष्ट्र में है। आगे बढ़िएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये माउंट आबू राजस्थान में है। फिर ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हम लोग। क्या क्या दोस्तों हमारा है? रामेश्वरम मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर जो हमारा क्वेश्चन था मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। और खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। क्वेश्चन कहाँ से आया है? पॉलिटी से आया हुआ है। टॉपिक क्या है? जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। तो दोस्तों जितने आपके एग्जाम में मोस्ट आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं वन डे एग्जाम में और बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी आर्टिकल्स को पूरी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो और भी पूछे जाते हैं पॉलिटी को, उनको भी दोस्तों कवर करने का प्रयास किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इस सीट में लगाए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से कवर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़िए। पहला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। सारे सुपर क्वेश्चन है दोस्तों आर्टिकल से, आप देख लीजिए, आपके सभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, महान्यायाधीश मोस्ट बड़ा है ही है दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 76 नहीं भूलेंगे आप लोग। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 का है, आप लोग जानते होंगे। वित्तीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 360 में है। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 है। ये थे आर्टिकल से क्वेश्चन। अब आगे बढ़िए, 4 क्वेश्चन एक साथ देखिए दोस्तों। पहला है, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के। संविधान में वर्णित संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन से। अगला है, संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। वह भारतीय संविधान की संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। महत्वपूर्ण जो दोस्तों प्रावधान से रिलेटेड है, स्रोत से रिलेटेड है, ये आपके दोस्तों सुपर क्वेश्चन है चारों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? 4 क्वेश्चन एक साथ देखिएगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहला है, इसलिए हम अपने दोस्तों सीट में कभी ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से हम जानते हैं ना आप पूरा पाठ्यक्रम कभी प्रिपेयर कर सकते हैं और हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, टाइम टेकिंग होगा, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 में। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया। 4 संविधान संशोधन से लगाए गए सुपर क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन है, जो कि 1987 में किया गया था। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो 52वां संशोधन था, जो कि 1985 में किया गया था। और अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा हुआ? तो 65वां संशोधन था, जो कि 1990 में किया गया था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका क्वेश्चन दोस्तों?
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपका सेंसस से भी क्वेश्चन आ गया दोस्तों, टॉपिक आ गया। अब यहाँ हम ये सीट लगा दिए। 2011 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों एसएससी जीडी हुआ है, इसी में से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीट हुए हैं। आप लोग जानते होंगे 20 तारीख से लेकर 7 तारीख तक उसका एग्जाम चला था। तो चलिए दोस्तों, इस सीट को पूरी तरह से हम लोग रिवाइज करते हैं। यहाँ से आपके सेंसस यानी जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब पूरी तरह से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बढ़िए पहले क्वेश्चन की ओर। A to Z सारी चीजें कलेक्शन की गई हैं। पहला पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। और इसी के साथ देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जनगणना किस सूची का विषय? तो संघ सूची का विषय है। और जिसका अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 246 में है। आगे बढ़िए। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये भी प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अगला पॉइंट, 2011 की जनगणना आदर्श हुआ कि क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये बेसिक चीजें थी जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए आप लोग डाटा देखिए 2011 की जनगणना का। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640 जिले। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज्यादा और सबसे कम डाटा को एक साथ दोस्तों हमारे द्वारा एग्जाम क्वेश्चन में सेट किया जाता है, ताकि याद रखने में आप लोगों को आसानी हो। अगला देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है। और इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। आगे बढ़िए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943। अगला पॉइंट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। यही 3 डाटा की बात करें दोस्तों तो जीडी में कम से कम 10 बार पूछा गया इस बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल है, सभी लोग जानते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है, ये भी सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। और इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। और इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश है। पूरे सेट को अगर आप प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन सेंसस यानी जनगणना से जो भी पूछे जाते हैं आपके मिस होने वाले नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सब कुछ आपके पीडीएफ और क्लासेस के पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं अभ्यर्थियों को। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर होगा 1980 से लेकर 1985 तक। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? पंचवर्षीय योजना से टोटल कितनी चली थी? 12। आप लोग जानते हैं। अब सबसे पहले छठी की आई तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे कवर करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना को लेकर। पुनः हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर A to Z सारे फैक्ट को लेकर जितने एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सबको दोस्तों पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। देखिएगा आप लोग बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक सभी बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर होगा 1980 से 1985 तक। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए छठी पंचवर्षीय योजना को लेकर थोड़ा सा पॉइंट है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 85 तक थी, जो कि हमारा आंसर है। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया है। सुपर क्वेश्चन एग्जाम का। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। और ये पॉइंट देखिए दोस्तों, जो कि सुपर पॉइंट बनता है छठी पंचवर्षीय योजना को लेकर। क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आप चलिए प्रथम से हम लोग शुरू करेंगे। और दोस्तों
12वीं पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से हम लोग अपडेट करेंगे। सारे फैक्ट रख दिए गए हैं आपके सामने, हमारे द्वारा 100% आपको दिया जा रहा है दोस्तों। जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके जरूरत है आप लोगों को अच्छे खासे ढंग से दोस्तों प्रिपरेशन करने की। चलिए शुरू करते हैं। नोट देखिएगा दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना से हम लोग शुरू करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, पहला पॉइंट है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। मॉडल था हेराडोमर मॉडल। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। अब नोट देख लेंगे। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, इनको रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। समयावधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961। मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल। उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देखेंगे दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग लगाए गए, जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। क्रमशः यहाँ पे लगा दिया गया, ध्यान देंगे। जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि हमारे एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं और हम वो हर ट्रेंड से क्वेश्चन को डालते हैं दोस्तों, प्रिपेयर करवाते हैं जिस ट्रेंड से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा नोट भी देख लेंगे यहाँ पे दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। आ गया दोस्तों आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब देखेंगे पहला पॉइंट दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। ये भी डाकली क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते हैं। आगे देखेगा जिसके मुख्य कारण क्या थे, तो भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश बार बार पूछा था, कौन कौन सा, 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में दोस्तों 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। अब आप समझ गए होंगे यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। एक पॉइंट देखिएगा यहाँ से, हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब कंटेंट को आप लोग पूरी तरह से पागे होंगे कि कैसे हमें दिए जा रहे हैं। आप चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं हम लोग। देखेंगे दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना, मॉडल था डीआर गाडगिल मॉडल। अब मुख्य उद्देश्य देखिए, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व, ये इसका उद्देश्य था। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट निकलते हैं। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। पांचवी देखिए आप लोग, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ से। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबों हटाओ का नारा देगा, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। हजारों बार पूछा गया होगा, आप लोग जानते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली, सेलेक्टेड पॉइंट है, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजकुमार प्रणाली की शुरुआत हुई, तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। चलते हम लोग छठी की, जो हमारा क्वेश्चन भी था और इसके अधिकांश फैक्ट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे रखे हैं। देखिएगा, समयावधि थी 1980 से 85, जो हमारा क्वेश्चन ही था। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। 2 क्वेश्चन देख लीजिए जो वहां से हम नहीं डाले थे। पहला, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई, तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, तो भी छठी पंचवर्षीय योजना ही थी। 7वीं देखेंगे, समयावधि थी 1985 से लेकर 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अब एक पॉइंट यहाँ से केवल बनता है दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी, ये कमेंट के लिए दिया गया था हमारे द्वारा, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखेंगे। अब चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना को आप लोग कवर कीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना समयावधि 1992 से 97। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरू की गई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। 9वीं देखेंगे, समयावधि थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नेक्स्ट देखेंगे 10वीं, समयावधि थी 2002 से 2007। एक मुख्य उद्देश्य इसका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। ये भी पॉइंट सुपर है आपका। चलते हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। देखेंगे दोस्तों आप लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना, समयावधि थी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। एक पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या है, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। अब लास्ट देख लेंगे 12वीं, समयावधि थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम, समावेशी और सतत विकास। ये आपका पंचवर्षीय योजना होगा। थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए यहाँ पे। इसके बाद आप लोग जानते हैं दोस्तों
कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति के बारे में भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म सबसे पहले NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम CEO अमिताभ कांत थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केवेरी हैं। और CEO श्री BVR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जैसे कि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं था। अब नोट देखिए, योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुई थी। ये बार बार पूछा जाता है, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारा संघ लोक हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, दोस्तों निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, ये सारे संवैधानिक संस्थाएं। लेकिन जो हमारा प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग था, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये समझते हैं दोस्तों कि ये आप लोगों का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों, PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा ये लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। क्वेश्चन कहाँ से आ गया है? जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। आपका अच्छा खासा वेटेज है दोस्तों एग्जाम में इसका। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक सीट हम लगा दिए हैं जिसमें बहुत सारे दोस्तों जो वनडे एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते, इजी टू मॉडरेट, उनको यहाँ पे दोस्तों कलेक्शन किया गया है। अगर इस सीट को रिवाइज रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? करेक्ट आंसर का वातावरण में ध्वनि। अब पहले क्वेश्चन को देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? करेक्ट आंसर का कैलोरी में। हमारे द्वारा जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा, इसलिए हम PDF के बारे में बोलते रहते हैं। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर। आगे बढ़ते हैं। अब 4 क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, खोज से है यानी आविष्कारक से। पहला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तीनों के साथ सेट कर दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया था? सिल्वर आयोडाइड का। व वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही हो जाती है। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से है। और पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। कहाँ पे? किडनी में होता है। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। क्या है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इम्यूनो अम्ल में। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। वह शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की होती है। किसकी? आयरन की। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।